Good morning, everyone. नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है। शीट अभी कर लेते हैं, बाकी वाला पार्ट तो 2 मिनट का है। क्योंकि जो जिसमें एक सीरीज वाला है, सभी लोग एक बार शीट निकाल लें। अभी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न 1 का लेवल 4, 1 एंड 2। चलो मैं 5 मिनट ऐसा करता हूँ, वो पॉइंट्स बोल देता हूँ जो मुझे बोलने हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। या ऐसा करते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लें पहले, नहीं तो वो क्या है। ओके, मॉडर्न 1 एक्सरसाइज 4 लेवल 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2, एक्सरसाइज 1, सॉरी एक्सरसाइज 4 लेवल 1। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। आर स्क्वायर के इनवर्सली होता है, तो आर आधा कर देंगे तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, आपको क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड कितना दिया है, 6.2। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कितना हुआ, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपका के मैक्स, के मैक्स क्या होता है, ई इंटू वीएसपी। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया आपको, 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो मेरा ई आ जाएगा क्या, ई इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्स। तो ये कितना है, 6.2 और प्लस 5 कितना, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता ही किस ऑर्डर में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर तो है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में आएगा। किस रेंज में, कैसे, इधर देखो, इस फोटोन एनर्जी लैम्डा निकाल लो, एच सी बाई ई। एच सी बाई ई है लगभग 12,400 अपॉन 11.2। तो ये किस ऑर्डर में जाएगा पता है, लगभग 1100-1200 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका विजिबल में तो नहीं है और एक्सरे में भी नहीं है, विजिबल और एक्सरे के बीच में अल्ट्रावायलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कुछ लोग 7 पूछ रहे हैं, हालांकि 7 कोई पूछने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। एक बात बताइए, एक न्यूक्लियस है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कह रहा है क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटते घटते जीरो हो जाएगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2, अल्फा पार्टिकल की चार्ज Q2 अपॉन, ये कई बार आएगा क्वेश्चन, देख लेना, आर मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 10th बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। एक बात बताइए, मैंने कुछ डेविल 10th देखो, उसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं। मैंने आपको डेविसन जर्मर पढ़ाया, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने ऐसे एक लेटिस प्लेन लेके ऐसे वेव को भेजा था। ये दूरी कितनी थी, डी। एक बार कॉपी पलट के देखो, ये वाला एंगल मैंने फाई कहा था,
तो मेरा जो पार्ट डिफरेंस आया था वो 2d sin phi आया था। ओके, याद करो मैंने ये पढ़ाया था। अब एक मिनट इधर देखिए, तो इसने ये वाला एंगल नहीं दिया, उसने आपको कौन सा एंगल दिया, आई, ये वाला। तो अगर मैं फाई और आई में रिलेशन देखूं तो कितना है, 90 माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा, 2d cos 90, सॉरी 2d sin 90 माइनस आई, तो ये किसके बराबर हुआ, 2d cos i। बताओ, और आपको याद हो तो इसी को हमने n लैम्डा रखा हुआ है। क्या किया, इसको स्मॉल d को हमने वहां एलिमिनेट कर दिया था, कैपिटल D cos phi। मत करो एलिमिनेट अगर नहीं करने के लिए कह रहा है तो ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 11। ओके, और ये जो आपका 10th क्वेश्चन है ना, उसमें थीटा जो दिया हुआ है उसको आप आई कर लें, आई, थीटा जो 30 डिग्री है ना वो आई की वैल्यू है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में आई की वैल्यू 30 डिग्री है। ओके, अच्छा मेरे वाले में थीटा लिखा है, आई ही लिखा है, चलिए मेरे वाले में थीटा लिखा हुआ है इसलिए मैं करेक्ट करवा रहा हूं। तो बताइए 2d cos i n लैम्डा होता है, तो 2d कितना दिया देखो तो 1 एंगस्ट्रॉम, cos i होता है √3/2, क्या आपका n लैम्डा होगा, और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ाया था 12.27 अपॉन √v। बताइए, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आता है √v इक्वल टू n इंटू 12.27 अपॉन √3। इसको सॉल्व करने पे आएगा v इक्वल टू n स्क्वायर, 12.27 का स्क्वायर होता है 150 अपॉन 3। तो क्या ये वैल्यू कितनी आई, n स्क्वायर इंटू 50, कुछ नहीं, वो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और कुछ भी नहीं करना। तो बताइए v की n स्क्वायर इंटू 50, n की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो n बराबर कौन सा मैच कर रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो v इक्वल्स टू 50 इज योर आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 12 में डाउट आया होगा, ये इसका क्वेश्चन ही नहीं है। टेक्निकली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, तो आपको याद है वेव ऑप्टिक्स में हमने सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन किया है, तो सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में आपने क्या किया था, वेव्स को ऐसे सिंगल स्लिट से पार किया था, और यहां पर इंटेंसिटी वेरिएशन कुछ ऐसे आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान है। तो ये हमारा जो विड्थ होता है ये तो बहुत कम होती है, और हमारा ये सेंट्रल मैक्सिमा काफी स्प्रेड होता है। तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट करूं मैं। तो पहली बात, ए और सी क्यों नहीं है, ए और सी क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि इधर देखिए ये आपका होता है डी, लेकिन ये स्प्रेड काफी ज्यादा होता है डिफ्रेक्शन की वजह से, तो ये जो ये दूरी है ये डी नहीं होगी, ये डी से ज्यादा। तो एक ऑप्शन लगभग सही दिख रहा है, कौन सा, डी ऑप्शन। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, ये आपने सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे भी हमने उसी को लागू कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो शोइंग वेव नेचर। तो आप देखो यंग्स डबल स्लिट का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। बी नहीं, डी, डी दिल्ली। देखिए ए और बी तो क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी में ऐसे किया हुआ है, इसको इसको डी बोल रहा है, जबकि हमें पता है डी तो बहुत छोटा होता है, ये काफी लार्ज होता है। तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा आंसर दिख रहा है, डी आंसर, क्योंकि डी में जो डी से वो ऊपर वाले एंड से थोड़े दूर लग रहे हैं, हालांकि इसको थोड़ा ढंग से पिक्चराइजेशन करना चाहिए ताकि इसके रेस्पेक्ट में ये दूरी थोड़ी ज्यादा दिखाई दे। तो हम ए और सी क्यों नहीं कह रहे, देखिए डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये ऐसे स्प्रेड करता है, लाइट में पढ़ा होगा आपने, तो स्प्रेड करता है, तो यहां पर एक मिनिमा, यहां एक मिनिमा, इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है ये। तो ये स्प्रेड करती है, तो डी तो बहुत कम होता है लेकिन इसकी स्प्रेड काफी ज्यादा होती है, इसलिए हमारा आंसर, इवन आप चाहो तो डी आंसर ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ ताकि ये डी कम दिखे और ये थोड़ा
ज्यादा दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ उसी तरह लिखा हुआ है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप डी को ऐसे बनाओ थोड़ा सा। मैंने भी बेस्ट देखा है दोनों में, क्योंकि एक में तो पूरा पूरा डी दिख रहा है, लेकिन एक में थोड़ा सा डी से ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैंने उसको लिया। इसको आप ऐसे बनाएं, इस तरीके का डायग्राम होना चाहिए थोड़ा वो। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम बनाने का भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 का आंसर हो सकता है आपके में सही हो। इसका आंसर बी है, बी फॉर बॉम्बे। 17 का आंसर बी फॉर बॉम्बे। हाँ जो भी दिया हो आप इसका आंसर बी कर ले। 17 का आंसर है बी, आप कहीं भी चेक करें आपको बी मिलेगा, है ना। ऐसा क्यों, इसने आपसे क्या बोला देखिए, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन तो ठीक है कि अगर आप एक्सरे बना देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, अल्ट्रावायलेट से एक्सरे जाएंगे तो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, तो के मैक्स वी मैक्स बढ़ेगा। लेकिन बी ऑप्शन में कह रहा था फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विद स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट। गलत बात है ये तो। हमने आपको बताया था कि एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर रही है, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि वो बाहर आने में खर्च जो करता है वो अलग अलग खर्च करता है। बात समझ गए। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 फॉल्स है। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। भाई आप एक बात बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा था आपने मेरे से, मैंने क्या बताया था, फोटोन न्यू एनर्जी का ही गिर रहा होता है, पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के के मैक्स बताते हैं। फिर ये बताया था कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से के मैक्स तक कुछ भी हो सकती है। तो क्या वो इस वजह से था कि उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है, वो बाहर निकलने में अलग अलग खर्च करके आता है, क्योंकि मिनिमम खर्चा फाई के बराबर है, मैक्सिमम खर्चा वो कितना भी कर सकता है। तो ये कह रहा है कि नहीं वहां तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इस वजह से ऐसा होता है। ऐसा नहीं, फ्रीक्वेंसी तो हमने एक ही गिराया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में 6 to 5 ऑप्शन थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन कौन कौन से हैं देखो तो। नहीं डी तो है, ऑप्शन 2 to 1, 3 to 2, 4 to 2 और 5 to 4, यही तो है चार ऑप्शन। तो फिर इसमें 5 to 4 होगा। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सर 6 to 5 होगा, 6 to 5 तो ऑप्शन ही नहीं दिया उसने, ऐसे तो बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 20 में हिंट दे दे। एक बात बताओ, ये तो मैंने करा ही दिया आपको, एक न्यूक्लियस है, दो पार्ट में टूटेगा, एक मिनट रेस्ट पे था, दो पार्ट में टूटेगा तो उनका मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ h/p, p का मैग्नीट्यूड सेम, तो लैम्डा सेम होगा। कॉपी में देखना कराया हुआ है। 21, 22, 23, 24, वेरी गुड, 25। देखिए किसी ने 23 पूछा है तो मैं बता देता हूं, और जिनसे हो गया उनके लिए वेरी गुड। एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या दिया हुआ है, दो पॉइंट मास दिया है M1 M2। तो आपको ये बात पता है कि अगर पॉइंट मासेस कंपेरेबल मास के हैं तो आप बोर मॉडल में सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाएंगे। तो क्या आपको पता है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम 2 पॉइंट मास सिस्टम का आई ओमेगा लिखेंगे हम, वो किसके बराबर होगा, NH/2 पाई। और ये जो होगा N, H की H/2 पाई को H बार लिखा जाता है।
केमिस्ट्री में यूज किया होगा बहुत बार। तो आई ओमेगा है ना। कितने लोगों को ध्यान है कि आई को हम लोग म्यू आर स्क्वायर लिखते हैं, मैंने प्रूव करके बताया था। और व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, दैट इज हाफ आई ओमेगा। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो हाफ, इसको आप लिख सकते हैं आई ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आई। तो आई ओमेगा का होल स्क्वायर कितना हुआ, 1/2 आई, और ये होगा एन एच बार का होल स्क्वायर। इतना दिख रहा है सबको। और आपको पता है आई की वैल्यू होती है म्यू आर स्क्वायर। याद रखना, जब वो घूम रहा था वहां मैंने प्रूव किया ये। और रोटेशन में भी हम लोग देखते हैं कितना आएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ रखो, देखो आंसर आ रहा होगा आपका। ओके। ट्वेंटी थ्री, नेक्स्ट 24, 25, 26, 27। बेटा 27 की कैलकुलेशन लार्ज है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन लार्ज है उसकी। एग्जाम में ऐसे ही आया था। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31, 32। जो 32 है ना, मेरे शीट में एक करेक्शन है इसलिए मैं बता दूं, हो सकता है आपकी शीट में है या नहीं। इसमें जो आप फिफ्थ लाइन देख रहे हो, फिफ्थ फिफ्थ लाइन, उस क्वेश्चन की फिफ्थ लाइन में 32 के फिफ्थ लाइन में आपको एक जगह लिखा हुआ है लेट लैम्डा एन। हाँ, वो ऐसे होना चाहिए, एग्जाम में ऐसा सिंबल आया था। ठीक है, ओके। इसका मतलब आपके में करेक्शन सही, देखो मेरे वाले में नहीं दिया हुआ है, मेरे वाली शीट में नहीं दिया हुआ है ऐसा। तो ऐसा सिंबल है, ओके। तो ये लैम्डा तो किस चीज का है, ये लैम्डा है जो फोटोन निकला है। और वो लैम्डा दिया है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो क्या आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए कुछ मैंने पढ़ाया था, 2πr जो है वो एन लैम्डा होता है, याद आ रहा है। और आर आपका क्या होता है, आर होता है r0 n² / z, होता है क्या। तो अगर हमें किसी nth स्टेट की डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 2πr की जगह क्या लिखूंगा, r0 n² / z, दैट इज इक्वल टू n इंटू। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि योर लैम्डा एन इज समथिंग प्रोपोर्शनल टू एन। अब चाहे कांस्टेंट एबीसी कुछ भी लगा दो, यही है। अब मुझे बताइए, एक फोटोन की वेवलेंथ जो एमिट हो रही है nth स्टेट से, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, 1/r z², 1/1² माइनस 1/n², यही होता है क्या। 13.6 ने सीधा फोटोन की वेवलेंथ, तो r z², 1/nl² माइनस 1/nh², ये लाइमन की लाइन है। तो एक बात बताइए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1/, दैट इज इक्वल टू, इधर देखो एक मिनट, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं एक बार, इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, 1/r z²। और ये जब उल्टा करोगे तो ये बचेगा 1/1 माइनस n² के पावर -1। देखो क्वेश्चन में आपको n लार्ज के लिए कहा हुआ है, ठीक है। आपसे क्या कहा जा रहा है, nth स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इसकी जंपिंग हो रही है। तो मुझे बताइए, अगर ये लार्ज वैल्यू हो तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा, 1/r z², 1+1/n², बोलिए। और ये n आपका इसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल बात कर रहा हूं। तो आप इसको कह सकते हैं 1/r z², 1 - 1/1+1/λn का कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट को a कह दिया, दूसरे कांस्टेंट को। तो आपके पास रिलेशन है दिस n इक्वल्स टू a+b/λn का होल स्क्वायर। प्योर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स कुछ खास बात नहीं है इसमें।
बेटा 13.6 होता है एनर्जी में, ये एनर्जी नहीं है, एच सी बाई लैम्डा है, तो एच सी से एच सी कट चुका है। ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, 34 मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, 35, 36। देखिए एक स्टूडेंट ने 35 पूछा है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार बताइए 35 में क्या है आपके पास, आपको कह रहा है एक सिल्वर एटम है और उसका एसएचएम का आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। तो एफ पता है, तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। बताओ। और आपको पता है ओमेगा की वैल्यू फोर्स कांस्टेंट के हिसाब से होती है √k/m, 2 पाई एफ, एफ आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड, योर k इज 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर m। f तो दिया है, अब चर्चा रुकती है कहां पे कि स्मॉल m कितना होगा, तो उसने आपको स्मॉल m के लिए क्या दिया, उसको आपको उसका मोलर मास दिया गया है। तो आप ये बात समझते हो क्या कि m इंटू Na मोलर मास होता है। तो आपका Na एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास कितना है 108 ग्राम, ग्राम मतलब किलोग्राम, अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 पावर, यस और नो। तो एक एटम का मास मिल गया, उठा के यहां रख दो और कैलकुलेटर चलाओ, आ जाएगा। समझ में आई बात, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। उसने ओमेगा दिया, ओमेगा होता है k/m, √k/m, इसको रख दीजिए, एसएचएम से लिखा है मैंने ओमेगा की वैल्यू। सही मायने में ये मॉडर्न का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एसएचएम का क्वेश्चन है। ये मास देखोगे, बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं, ये किलोग्राम में आना चाहिए, समझ गए। तो ये 108 ग्राम है। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी 36 नहीं, एक्सरसाइज 4 लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बना, नहीं जो दिया नहीं है वो नहीं पूछ रहा है। हाँ जेड नहीं, हाँ जेड ही तो पूछेगा वो, जेड डैश पूछेगा, जेड डैश। देखो एक मिनट, जेड डैश कहाँ दिया है बेटा, भाई पहले आपको जेड बराबर 11, फिर आपको कह रहा है ये 4 लैम्डा वाला स्टेटमेंट ही गायब है आपके, ये 4L लिखा हुआ है ना आपकी शीट में, वो 4 लैम्डा है। देखो ये इसीलिए तो डाउट आया, वरना मैं हैरानी में फंस गया कि ये क्वेश्चन कैसे अटक सकता है। बेटा इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना थर्ड लाइन में, जेड डैश इज 4L, 4L को 4 लैम्डा करें। क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्शन है। अब देखो इस बार मेरी शीट में सही है, मेरे शीट में सही है, तो 4 लैम्डा करें 4L को, पहले क्या था लैम्डा, तो आपको पता है मोजले लॉ के अल्फा की इक्वेशन क्या होती है, 1/λ इक्वल्स टू R Z-1 का होल स्क्वायर 1-1/2 स्क्वायर, ये के अल्फा होता है। तो आपको पता है 1/λ1/λ2 Z1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन Z2 - ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो। ओके इसमें थोड़ा सा करेक्शन है तो उसको सही कर लेना आप, है ना। देखिए एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा है। एक बात बताइए, एक फोटोन है कितनी एनर्जी का, 10.2, तो वो जब आएगा तो हाइड्रोजन 10.2 ले लेगा, लेके ऊपर कूदेगा, फिर ऊपर ही बैठा रहेगा कि वापस नीचे आ जाएगा, वापस आ जाएगा क्योंकि हायर स्टेट में बैठा हुआ
तो 10 पॉइंट का फोटोन लेके गया, फिर वापस आया तो वापस 10 पॉइंट फोन का फोटोन निकाल देगा बाहर। तो एक तो आपके पास 10.4 नहीं 10.2 10.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आपका बाहर निकलेगा। फिर एक बात बताइए, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है? तो n बराबर 1 की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6। तो हमने क्या कहा, 15 दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद उसके पास एनर्जी बचेगी 15 माइनस 13.6। तो बताइए पूरा प्रोसेस होने के बाद एक फोटोन आपके पास आउटपुट में है, एक इलेक्ट्रॉन आपके आउटपुट में है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके हाँ बेटा, वैसे मॉडर्न फिजिक्स और सब कुछ पूरा हो गया, जो मैं बताऊंगा वो वैसे आपको पता है, बट फिर भी मैं बता दूंगा, उसमें कोई खास बात नहीं, वरना हो चुका मॉडर्न फिजिक्स पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा है। तो 3 में क्या है पता है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, 2E0। तो एक बात तो ऊपर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, उसमें एक बार उसकी पोटेंशियल एनर्जी E0 है और एक बार पोटेंशियल एनर्जी 0। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक बार तो है E0 और एक बार है 0, और आपको पता है टोटल एनर्जी कितनी, 2E0। तो क्या आप बता सकते हो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी E0 होगी और यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 2E0 होगी। और आपको पता है क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो h/√2m_k होता है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √k की दोनों वैल्यूज। ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए एग्जाम में, बता दे रहा हूं, गिफ्ट है ये। मैक्सिमम क्वेश्चन इजी आते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर लेता है, डिफरेंशिएशन वगैरह, बट ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आसान क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल ये है ना, तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस कितनी है मिला के, और यहां भी, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी एक बार E0 है और एक बार 2E0 है। ओके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें एक छोटी सी गलती हो जाती है बच्चों से, वो मत करो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि कैलकुलेटिव है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, आज भी आते हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव आ जाते हैं। तो इसमें क्या कहा हुआ है, एक आपका Z=11 है। मुझे बताइए nth लाइन ऑफ लाइमन, तो बताइए लाइमन की पहली लाइन कहां से आती है, 2 से आती है, दूसरी लाइन 3 से आती है, तो nth लाइन n+1 से आएगी। तो लाइमन का nth लाइन की वेवलेंथ अगर आपने सही लिखा है तो ये है RZ², 1 - 1/n+1 का। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आती है, जहां Z11 रख दो, तो ये वेवलेंथ है उस फोटोन की जो nth लाइन की है। अब उसका रिलेशन क्या बताया जा रहा है, तो कह रहा है कि इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच इट इज ओरिजिनेटेड। अभी अभी आपको एक चीज मैंने पढ़ाया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। आपको पता है 2πr की वैल्यू क्या होती है, R0 n² z इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहां होगा 2πr0 n/z इंटू इक्वल टू लैम्डा। अब वो कह रहा है कि ये लैम्डा और ये डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों बराबर हैं। तो आपको पहली बात n नहीं आया कहां से है, n+1 से, तो यहां n की जगह क्या रखूं मैं, n+1, तो 2πr0 n+1/z, ये लैम्डा डी ब्रोगली, इसको उठा के यहां रखते हैं, कितना आएगा इसको उठा के रखने पर, 1/ लैम्डा की वैल्यू है 2πr0 n+1/z, z ऊपर चला जाएगा, इधर राइट साइड में क्या है, RZ², 1 - 1/,
होल स्क्वायर, यस और नो? अच्छा इधर देखिए, इसमें सब पता है आपको, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है, जेड पता है, आर नॉट पता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना? तो 10⁻⁻10 में कन्वर्ट करना। आप चाहो तो आर को 1/912 रख देना, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। ये आपका n+1 में क्या है, एक क्वाड्रेटिक, उसका रूट निकाल लें। बेटा समझ में आया जिसने पूछा था? क्वेश्चन सिंपल है, जहां से आया है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ को उसने बराबर कहा है, तो हमने बराबर कर दिया दोनों को। स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें वैल्यू डाल देना। आर नॉट कितना, और ये 1/r उल्टा कर देना तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, तो फिर ये इसकी हेडेक मत लेना। पर याद रखना थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्वाड्रेटिक से रूट निकालना। तो क्या करना, आप यहीं पे n की वैल्यू पीछे से रख के सेटिस्फाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर कहां तक आ गए हम लोग, 6। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 8 हो गया, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। देखिए 11, 12, 13 देखो सिंपल है। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट 1 मिनट, मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या है, एक हीलियम है और एक हाइड्रोजन है, ओके। अच्छा हाइड्रोजन में ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुआ, देखिए तो दोनों के दोनों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये भी n=2 में है और ये भी। अच्छा आपको मैंने एक बात कहा था कि क्वेश्चन n=2 में रखे तो आपको रखना है, अपनी तरफ से उतारना मत उसको। तो ये कह रहा है कि ये डी एक्साइट होता है, बताइए इसकी फोटोन एनर्जी कितनी डी एक्साइट होने पे, बताइए इसकी फोटोन एनर्जी। ये होगा RH(Z²), एक मिनट, 1/1² -1/, यही ना? और वो कह रहा है कि ये फोटोन ये ले लेता है बेचारा, ये लेके एक्साइट हो जाता है। तो ये कहां से एक्साइट होगा, 2 से। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसने कितनी फोटोन एनर्जी रिसीव की, तो किसी लोअर से अपर जाने के लिए इसको एनर्जी कितनी चाहिए, RH(Z²), 1/2² -1/NH। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन का जेड 1 है, ये 1 रख दिया, और यहां हीलियम का जेड 2 है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, ये फोटोन इसको देंगे, तो देखो ये दोनों एक्सप्रेशन, एक मिनट, ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे हैं। ये 2² को अंदर भेज दो, इस 2² को अंदर भेज दो, RH(1 -1/NH/2 का होल स्क्वायर, तो आपका NH/2 और ये 2 बराबर हो जाएंगे। कितने लोगों को ये कंपैरिजन दिख गया, एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, NH/2 = 2, ओके। तो अब क्वेश्चन आपका खत्म। कहां ले गए थे आप उसको, वो 2 से 1 कूदा था, ये 2 से 4 चला गया, तो हीलियम कहां चला गया, 2 से 4। तो अब आपका हीलियम कहां एग्जिस्ट करता है, n=4 पे। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करते जाओ। अच्छा ये क्या कह रहा है, तो पहला आंसर आ गया सबको, फाइनल स्टेट इज 4। सेकंड कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन द विजिबल रीजन ऑफ इज। एक बात बताइए, इधर सुनो, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। कितने लोगों को ये बात पता है कि हाइड्रोजन का बामर विजिबल है, बताया था हाइड्रोजन का बामर सीरीज विजिबल होती है। तो हीलियम की जो एनर्जी है, क्या वो हाइड्रोजन की 4 टाइम्स रहेगी, Z²? इतना क्या सोचना, हाइड्रोजन की एनर्जी अगर 1² के प्रोपोर्शनल है, तो हीलियम में 4² है। तो क्या आपको समझ में आता है कि होगा, उससे 4 गुना ज्यादा एनर्जी का होगा। तो अगर आपको हीलियम प्लस में बामर ढूंढना है, मतलब विजिबल ढूंढना है, तो हीलियम प्लस का ना तो लाइमन और ना ही बामर, क्योंकि
हाइड्रोजन के बामर से हीलियम का बामर 4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी का है। तो आप ये देख सकते हो कि हीलियम का जो पास्चन होगा वो कहीं हाइड्रोजन के बामर के रेंज में आता होगा। तो अगर आपको विजिबल रेंज का एक फोटोन चाहिए तो ये कंफर्म होता है कि हीलियम का बामर नहीं है, हीलियम का लाइमन नहीं है। तो हीलियम का पास्चन ढूंढो, और पास्चन की एक ही लाइन है यहाँ पर, क्योंकि वो कहां पर है, n इक्वल टू 4 से 3 जंप करा दो। तो फॉर्मूला इज 1/λ इज योर आर जेड स्क्वायर 1/3 माइनस 1 तो ये उल्टा कर दे, ये 1/r को 912 एंगस्ट्रॉम, जेड की वैल्यू 2। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार रिप्लाई कर दो। इसलिए क्वेश्चन आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन का बामर विजिबल है तो हीलियम का बामर किसी कीमत पे विजिबल नहीं हो सकता। वो एनर्जी जो है 4 टाइम्स ज्यादा है। ओके, हाइड्रोजन का बामर और हीलियम के बामर में 4 टाइम्स एनर्जी का रिलेशन है, क्योंकि जेड स्क्वायर आता है। तो आपको पता है अगर विजिबल रेंज की एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ा दी जाए तो वेवलेंथ 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये अल्ट्रावायलेट में आएंगे हीलियम के बामर। तो आपको अल्ट्रावायलेट से विजिबल चाहिए तो उससे कम एनर्जी ढूंढोगे आप। तो लाइमन बामर में तो कम एनर्जी है नहीं, एनर्जी कम पाश्चन में हो सकती है। और पाश्चन की एक ही लाइन है आपके पास, क्योंकि है कहां पर, n बराबर 4 में है तो 3 में कूदा सकते हैं उसको। एंड क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है, जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 इंटेंसिटी। अब मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 में पता है क्या हो रहा है, जो मेरा पी वाला है ना, पी, उसमें क्या है, तीनों फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं। लेकिन जो आपका क्यू वाला है उसमें से 2 फोटोन का इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं, तीसरा नहीं निकाल पाता, 550 वाला। क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसकी मिनिमम एनर्जी 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप ये तीनों फोटोन एनर्जी निकालो, 550, 450 और 350। तो आपको पता चलेगा कि पी वाले में से तो सभी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, लेकिन क्यू वाले में से सिर्फ 350, 450 निकाल रहा है, और आर वाले में से सिर्फ 350 वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है सीधा सीधा कम होते चले गए, एक प्लेट के से दूसरे प्लेट में आधे फोटोन, मतलब 1/3 फोटोन बेकार हो जा रहे हैं, और उससे आगे जा रहे हैं तो और 1/3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पी में निकलेंगे क्योंकि सारे फोटोन काम कर रहे हैं। यस और नो? नहीं, मतलब नहीं हुआ ना, उन्होंने इंटेंसिटी तो सेम बोल दिया, आपने कहा सर नंबर ऑफ फोटोन भी सेम है, लेकिन क्या फोटोन बेकार हो रहे हैं, तो वो तो देखना पड़ेगा। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि प्रोवाइडेड कि इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है तो फिर उस फोटोन को गिराने का क्या मतलब, तो उससे तो करंट प्रोड्यूस। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने उस बात का यूज किया है कि अगर आपने कोई वेवलेंथ अलग अलग डाली है तो आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि वो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता भी है या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 21 बता दें। 21 में कुछ नहीं करना बेटा, आपने इसका पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो, एक मिनट, 20 का जो आंसर आएगा ना उसमें आपको म्यू आर स्क्वायर करना है बस। 2 पॉइंट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसके सीओएम के अबाउट और उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर सीओएम के अबाउट, म्यू आर स्क्वायर। म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपने निकाला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये बताओ 20 नहीं आया क्या, बताओ 20 हो गया ना, पूरा बता देते हैं ना, फिर पूछो ना शर्मा क्यों रहे हो उसमें। किसके, नहीं प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। एक्चुअली क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो सीधा सीधा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके
इस चैप्टर से हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें दूसरे चैप्टर्स का भी रोल आ जाता है। जैसा भी यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो ये क्वेश्चन पता है ये पूरा हाइपोथेटिकल है, जैसा वो बोल रहा है वैसा करो। हाँ, जो पैसेज होता है ना, पैसेज आप देखो जितने भी मॉडर्न के पैसेज आए हैं वो सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, इसमें हमारा पढ़ाने का कोई रोल नहीं है, जैसा वो बोल रहा है वैसा करते जाओ। जैसे इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि उसकी जो मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, तो मुझे बताइए मोमेंटम हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, सॉरी एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, वो किसके बराबर है, NH/2 पाई। और वो दूसरा कह रहा है कि आप कमेंट करिए किस पर, काइनेटिक एनर्जी पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ आई। बेटा पैसेज का ध्यान रखना क्वेश्चन जैसा बोलता है वैसे करना होता है, पैसेज का मतलब होता है उसी में से आपको ढूंढ ढांड के आंसर बताना है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2। तो व्हाट इज के, हाफ आई ओमेगा कितना, NH/2 पाई। और एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा संभल के तो चलना ही पड़ता है हमें। तो के इक्वल्स टू कितना, NH²H²/8 पाई² आई। आ गया आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, डी, आ गया डी। अच्छा एक मिनट देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कहां से कहां तक जंप किया एटम, हम्म, हाँ, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्राउंड टू फर्स्ट। तो मुझे एक बात बताइए, ग्राउंड से फर्स्ट यानी n = 2 और n = 1, तो आपको पता है बोर थ्योरी सिर्फ इतना कहती है कि एनर्जी के डिफरेंस के बराबर फोटोन आएगा, बट एनर्जी तो ये क्वेश्चन अपने हिसाब से बनवा रहा है आपसे। तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो आपको क्या करना है पता है, काइनेटिक एनर्जी एट n = 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट n = 1, दैट इज इक्वल्स टू h न्यू। ठीक है, फंडामेंटल ये यूज कर रहे हैं ये और ये, बाकी क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग चलवा रहा है हमसे। तो ये कितना होगा बताइए, 4² माइनस 1² इंटू H²/8 पाई² इक्वल्स टू h न्यू। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पता है, न्यू दिया है आपको, h पता है आपको, पाई आपको पता है, यू विल गेट व्हाट, आई। अब ये सोचो कि कैलकुलेशन टफ है तो है, उसमें जिसके पास आया होगा एग्जाम में उसको टफ लगा होगा और सभी के लिए टफ रहा होगा, तो जो बच्चा तेज कैलकुलेशन कर सकता है उसको फायदा होगा। तो एक बात बताइए, यहां से आपका आई निकल के आया, आई इज योर μr², रोटेशन का पार्ट हो गया, म्यू कितना, m1 m2, समझ गए। इस क्वेश्चन में मॉडर्न का क्या था, ये और एक ये दो पार्ट मॉडर्न के हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम को क्या कर दो, H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीप्लायर कर दो, और एक और इसने बोहर थ्योरी यूज की, और इवन उसने सारी बात आपको बताई भी होगी। उसने क्या बोला था, रूल टू बी अप्लाइड फॉर बोहर क्वांटाइजेशन, तभी हमने ये लगाया और ये लगाया, ये बोहर क्वांटाइजेशन ये है। ठीक है, मॉडर्न में आप देखो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हाइपोथेटिकल कहानी है, कुछ आते हैं जिसमें हमें लॉजिक भी लगता है, बट ज्यादातर जो अभी तक आए हैं उनमें कई सारी सिचुएशन है जहां पर आपको जैसा वो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते जाओ, एक्चुअल है कि नहीं है हमें मालूम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 23 डाउट है, सिंपल है ये, आपको पता है मैंने बता दिया क्लास में। आपको क्या ध्यान है, फोटो इलेक्ट्रिक में एक बार मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम हम उतना चार्ज दे सकते हैं जब तक उसका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। आप अपने कॉपी में देखना, ये क्वेश्चन है। तो एक बात बताइए, आपको पता है कि आप कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं, तो ये मेटल है, उसका रेडियस r है, तो आपको पता है उसका पोटेंशियल क्या लिखोगे, KQ/r, और ये किसके बराबर करना है, समझ गए। तो ये जो VSP के बराबर करना है, तो VSP है कितना बताओ तो,
आपका वीएसपी निकालने के लिए पहले आपको दिया है लैम्डा कितना, 200 नैनोमीटर। तो फोटोन एनर्जी कितनी, एच सी बाई लैम्डा। एच सी आपका है 12,400 अपॉन 200 नैनोमीटर है, तो इसको एंगस्ट्रॉम में बदलो। ओके, तो ये आएगा आपके पास 6.2, है ना। अच्छा, ये है फाई कितना है, 4.7। तो मेरे पास के ई मैक्स आएगा कितना, ई माइनस फाइव। ई कितना है 6.2 और फाइव 4.7, दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वीएसपी कितना 1.5 वोल्ट। तो क्यू मैक्स इक्वल्स टू आर वीएसपी अपॉन के। कुछ नहीं करना है, क्यू मैक्स को हम कर रहे हैं एन मैक्स इंटू ई, आर वीएसपी अपॉन के। क्या ये सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं हम एन मैक्स। तो आर कितना दिया है बताइए, रेडियस 1 सेंटीमीटर, 10⁻²। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना निकाला आपने, 1.5 वोल्ट। के कितना होता है 9 इंटू 10 पावर, और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पता है इसको किस फॉर्मेट में चेंज कर देना, जैसा फॉर्मेट वो दे रखा है, ए इंटू 10 पावर जेड, और आप ए की वैल्यू 1 से 10 के बीच में रखना, तो जो 10 पावर आएगा वो आंसर होगा आपका। ऐसा क्वेश्चन आप कॉपी खोल के देखिए, मैंने बताया है आपको। और सेम क्वेश्चन है कि एक मेटालिक को हम कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं और कितना उसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एक बार कॉपी में चेक करो है या नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, मैंने कराया हुआ है। मुझे पता है ना कौन सी चीज कहाँ आएगी। स्टार्टिंग में फोटो इलेक्ट्रिक में, जहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तीसरा चौथा क्वेश्चन, मत चेक करो, है वो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। हाँ वो तो सिंपल है, वो तो 27, 28, 28 बता दे, सिंपल है, इसमें क्या समझाऊंगा बेटा। 1 मिनट 28 है ना। इधर देखो, आपको वर्क फंक्शन चाहिए क्या, तो कह रहा है एक मेटल सरफेस पे दो अलग अलग लैम्डा दिए हुए, और आपसे कह रहा है देन उनकी जो क्या कहते हैं। तो एक बार बताइए, पहले की फोटोन एनर्जी कितनी, पहले की फोटोन एनर्जी है 1240 डिवाइडेड बाय 248, और दूसरे की फोटोन एनर्जी 1240 बाय 310। मुझे बताइए इसका के मैक्स 1 कितना है, E1 माइनस 5, बोलो, और K2 E2 माइनस 5। अब सिंपल है, देखो दोनों डिवाइड कर दो, K1 अपॉन K2, E1 माइनस 5 अपॉन E2 माइनस 5। K1 अपॉन K2 कितना, स्पीड का रेशियो दिया है उसने, देखो कितना 2:1, तो ये 4:1 आएगा, क्योंकि ये V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यस और नो। तो E1 E2 5 आ जाएगा। गिफ्ट है ये क्वेश्चन वैसे तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, हाँ सॉरी 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33। देखिए किसी ने पूछा, मैंने वेट भी किया था कि कोई पूछ ले, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना, कोई तो पूछेगा ही। क्वेश्चन नंबर 20,
33। एक बात बताइए, आपने क्या किया, यहाँ एक मेटल एमीटर लगा हुआ है, इधर क्या है, मेटल कलेक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें आपको ये देखना है, देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगा देते हैं क्वेश्चन में ना। एक बात बताइए, वो कह रहा है कि यहां से हमने फोटोन गिराया, क्या है उसकी फोटोन की वेवलेंथ, ये है। तो यहां से जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका के मैक्स कितना, के मैक्स होगा एच सी बाई लैम्डा फोटोन -5। क्या कहते हो? अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक एक्सिलरेट करके लाएंगे कितने वोल्ट से? तो क्या आपको मैंने बताया था कि इसमें जितना वोल्टेज से एक्सिलेट करे उतना ई इंटू वी और ऐड कर देना काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एच सी बाय लैम्डा पी एच -5 प्लस ई इंटू, पहले ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब वो आपसे ना लैम्डा ई क्या बोल रहा है पता है? जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है ना उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो क्या आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना, एच सी बाय लैम्डा पी एच -5 प्लस ई वी। बस अब ये इक्वेशन आपके सामने है, जैसा बोल रहा है करते जाओ। पहला ऑप्शन लैम्डा ई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फाइ। क्या कहते हो, अगर आपका फाइ बढ़ेगा तो क्या डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा? फाइ बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो लैम्डा ई इंक्रीज करेगा। तो ये क्या कह रहा है, डिक्रीज, गलत बात है। फिर बी ऑप्शन कह रहा है लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डी इज डबल। क्या आपको लगता है इस डिस्टेंस को डबल ट्रिपल कुछ भी कर दो इक्वेशन यही रहेगी? इसको डिस्टेंस से कोई मतलब, डिस्टेंस बदलोगे ना तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? इसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। इधर देखो, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब पता है क्या है? वो कह रहा है भाई इसके रेस्पेक्ट में ना इनको क्या कर दो, नेग्लेक्ट। लार्ज मतलब क्या, ये बहुत बड़ा है, इधर देखो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जीरो कर दो इसको। क्या आपको लगता है वोल्टेज को कितना बढ़ा रहे हैं हम? वोल्टेज को 4 टाइम्स करने से लैम्डा आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो तो इसको जीरो की तरह थोड़ी देर के लिए सोचे मन में, तो इस वोल्टेज को 4 गुना करने पर ये रूट वी के इनवर्सली है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यस और नो? एंड द लास्ट, लैम्डा ई इंक्रीजेस एज सेम रेट एज लैम्डा पीएच। बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। रेट की बात की है क्या, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लाओ और स्क्वायर कर दो। इधर लिखा हुआ है 2m एच सी बाय लैम्डा पी एच -5 प्लस ई वी, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा ई का होल स्क्वायर। पहले बताओ ये है क्या? याद रखना, इसके साथ साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 35 भी डिस्कस कर रहा हूं। 35 उसने इसको क्या बोला हुआ है, लैम्डा डी ब्रोगली, उसने उसको लैम्डा डी बोला है और इसको लैम्डा ही बोला है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट मार रहा हूं, बताइए इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 2m इंटू एच सी, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1 अपॉन लैम्डा पी एच का होल स्क्वायर डी लैम्डा। मान लीजिए मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो टाइम ले लिया, बाकी चीजें कांस्टेंट है, जीरो। इधर आएगा एच स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन -2 अपॉन लैम्डा ई का क्यूब इंटू डी लैम्डा ई अपॉन, क्या कहते हो दोनों का रेट बराबर है क्या? आपको बहुत सारे टर्म दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया पता है, 35 के लिए। 35 में इसको तो बोला है लैम्डा और इसको बोला है लैम्डा डी, तो क्या आपको दिखता है 35 में आपका डेल्टा लैम्डा अपॉन, तो वो इसको कह रहा है डी लैम्डा, ये नीचे आ रहा है लैम्डा पीएच का स्क्वायर, यानी लैम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डी लैम्डा, इलेक्ट्रॉन को तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कर दिया उसने, अपॉन
मैं ऐसे कर रहा हूं कि उसमें भी ऐसा ही डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां आएगा लैम्डा ई का क्यूब। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो 35 समझ में आया क्या? इन दोनों को डिवाइड करने पे आएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा डी का क्यूब, यानी उल्टा पूछा हुआ है ना। तो डी लैम्डा डी अपॉन डी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डी का क्यूब इक्वल्स टू नहीं है, प्रोपोर्शनल टू अपॉन लैम्डा स्क्वायर। कितने लोगों को दिखा ये टर्म 35 में? एक बार रिप्लाई कर दो। 35 भी सिमिलर है, हालांकि उसमें ये टर्म नहीं है। देखो 35 में, इधर देखे 35 में ये टर्म नहीं है, है ना, बट मैंने डिफरेंशिएट यहां कर ही दिया, तो वहां ये टर्म हटा के भी यही वैल्यू आएगी। ओके, उसने लैम्डा ऑफ फोटोन को तो सिंपल लैम्डा कह दिया, और इलेक्ट्रॉन को उसने डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा है, तो हमने ई को कहो चाहे डी लिखो, बात एक है। ये आपके सामने डिफरेंशिएशन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 34, 34 तो सिंपल है बेटा, देखो 34 बता देते हैं। 34 कोई, अरे क्यों, पूरा बताएंगे। 34 पहले तो मुझे बताइए कौन सी एनर्जी है ये? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बताओ टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? -13.6 Z² अपॉन n²। आपको पता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ दिस होती है, तो ये भी n² के इनवर्सली है विद नेगेटिव साइन। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर, कि n2 बाई n1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और ये कितना दिया आपको 6.25। इतना इजी क्वेश्चन। इसको डिवाइड करेंगे तो n2 बाई n1, हमारे पास इसका रूट ले लें इधर, कितना आएगा 0.25 कि 2.5? ये 2.5 आएगा, दिस इज 5/2। तो n2 आपका 5 और n1 ये क्वेश्चन 35 टफ था, ध्यान रखना, सबसे नहीं हुआ एग्जाम में। हालांकि टफ कुछ भी नहीं है, जैसा बोल रहा है उसको डिफरेंशिएट करना था बस। प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो इन वैल्यूज से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग फटाफट डिफरेंशिएट मार देते हैं, क्योंकि हमें पता है जो कांस्टेंट है वो तो प्रोपोर्शनैलिटी में कोई खास बात प्रोपोर्शनैलिटी में हटेगा ही। तो फटाफट एक्सप्रेशन लिखो। तो 35 में ये एक्सप्रेशन नहीं है, और 34 में ये एक्सप्रेशन भी है। ओके, डिफरेंशिएशन में दोनों ही जीरो चले जाते हैं। थर्टी सिक्स, 37। देखिए एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, मैं आपको उसका पूरा रास्ता बता देता हूँ क्या करना है। 36 में कैलकुलेटिव तो होते हैं थोड़े बहुत, बट बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत आराम से हो जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 36। अब इसमें मॉडर्न कितना है और उसमें मैकेनिक्स कितनी है उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे? एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, कितना वॉट है उसका? एक मिनट, 200 वॉट। ओके, अच्छा उसने क्या बताया पता है? कि जो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कैथोड है ना, उसका वर्क फंक्शन कितना है? 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इसमें एक लाइन पढ़ो तो, कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी है क्या? यस और नो? तो क्या आपको लगता है कि फोटोन एनर्जी भी वो लगभग इतनी ही दे रहा है? अब ये चीज पकड़ना तो इंपॉर्टेंट है, फोटोन एनर्जी भी इतनी। अब बस इससे क्वेश्चन खत्म, अगर ये पकड़ लिया तो हो गया। तो मुझे बताइए पावर, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? dN/dt इंटू एच न्यू इज योर पावर, है ना। और अच्छी बात है, आपको dN/dt चाहिए, तो आप कहेंगे पावर ऑफ अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। पावर कितना है? 200 वॉट, और फोटोन एनर्जी 6.25।
1.6 इंटू 10⁻⁴ याद रखिएगा, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, मॉडर्न जो है वो यूनिट्स की वजह से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि उसमें वैल्यू इस तरीके की है सॉल्व करने में। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? दिस इज नंबर्स पर सेकंड। अब देखो, एक लाइन का क्वेश्चन है। अब हमने इसको क्या कहा? एज्यूम द 100% एफिशिएंट। इसीलिए देख रहे हो आप, मैंने क्या माना? जितने फोटोन गिराए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। यही है नंबर ऑफ। अच्छा, एक बात बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको हमने कितने वोल्ट से एक्सीलरेट किया? 500 वोल्ट। तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड? ई इंटू 500। बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी? 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए, वो ऐसे टकराएगा दीवार से, तो दीवार से टकराएगा तो आपको पता है कि एक का मोमेंटम अगर p है इलेक्ट्रॉन का, तो वो जब टकरा के रुक जाएगा, टकरा के किस पर आ जाएगा? रेस्ट पर। तो कितना मोमेंटम इंपार्ट कर रहा है? जितना इसके पास है। तो व्हाट इज द फोर्स? मोमेंटम इंपार्टेड पर यूनिट टाइम। तो ये तो नंबर तो ये आ गए, देखो। अब मोमेंटम चाहिए, तो dN/dt, और मोमेंटम होगा √2m के ये रहा। कॉन्सेप्ट में देखो, कुछ कोई बड़ी बात है क्या? आपने क्या किया? पहले फोटोन के नंबर निकाले, जितने फोटोन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के नंबर रेट से एक का मोमेंटम ट्रांसफर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 36 किसी ने पूछा है, एक बार रिप्लाई कर दें, उसको समझ में आया? 36, 37, 38 एंड 39। हाँ, उसको बाद में भी कर सकते हो आप, अभी अगर नहीं किया है तो बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज लगभग तो किए ना आपने। बाकी एक बार एडवांस के पहले जब आप लोग PYQs लगाते हो ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पास वापस आ जाएंगे। ठीक है। मॉडर्न टू, मॉडर्न टू में तो पेन लेके बैठ जाओ, टिक करते रहो कई सारे क्वेश्चन। तो मॉडर्न टू में जो मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, अब हम उससे बात कर रहे हैं। ओके, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। 1 मिनट। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट रख लेना, है ना? तो अगर किसी ने, मान लो किसी का रह भी गया हो, तो वो कर सकते हैं। मॉडर्न टू लेवल 1, एक्सरसाइज 1, सॉरी, एक्सरसाइज 1। ये क्वेश्चन नंबर हमारा डिस्कस होना था क्वेश्चन नंबर 13 से। वन मिनट। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, देखिए 13 पूछा जा रहा है। देखिए 13 जो है हमारे पास, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिविटी दिया है क्या? तो आपको पता है एक्टिविटी किसके इसके इक्वल होती है? लैम्डा एन के। तो R1 आपका लैम्डा N1 के बराबर होगा, और R2 लैम्डा N2। वो कह रहा है कितने नंबर डीके कर गए, तो योर आंसर इज N1 माइनस N2। और N1 माइनस N2 होगा R1 माइनस R2 अपॉन लैम्डा। अब देखो, उसने लैम्डा में मीन लाइफ यूज किया है कि हाफ लाइफ? हाफ लाइफ। तो ये होगा R1 माइनस R2 इंटू, ये होता है ln2
बाय हाफ लाइफ। तो ये चीज इसके प्रोपोर्शनल है क्या, देखो तो ln2 को हटा के बात करें तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 पूछ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, इसमें क्यों पूछ रहे हो यार? आपके पास ए और बी के नंबर बराबर हैं क्या इनिशियली? तो ए और बी के नंबर बराबर हैं, तो ये ए है ये बी है और दोनों के नंबर बराबर है। तो कितने घंटे के बाद? 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स। और आपका इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 2, और इसकी हाफ लाइफ 4 है ना? 8 है कि 4 है? नहीं बेटा 4 है, ये मेरे में 4 लिखा हुआ है। अच्छा 8 दिया है क्या? तो नहीं, फिर उससे आंसर नहीं आएगा। तो बताइए इसके करस्पॉन्डिंग कितनी हाफ लाइफ है? 1। तो बचेगा कितना? n0/2। और यहां n0 हाफ लाइफ से 2 की पावर हाफ, और इनका रेशियो ले लो। तो ये करेक्ट कर लेना, शायद 15 में आप लोगों का 8 दिया हुआ है, मेरी शीट में 4 दिया हुआ है। इसको 4 कर लें, वरना ये क्वेश्चन डाउट आता ही नहीं है कभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19। देखिए 18 पता है कैसा क्वेश्चन हो गया? जब भी वो आपसे बोले एग्जैक्ट, तो आपको पता है थ्योरी किस पर बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो हम एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बोल पाते। तो उसने क्या बोला? वी कैन एसर्ट, हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा। नहीं, हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24। 22 तो बता दे कैसे करते हैं। देखो कोई बात नहीं, तो सिंपल है, गिनना है। क्या कहते हो आपका कौन है? रेडॉन। 1 मिनट, कितना है इसका नंबर? 88 और 226। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेड। 82 और 206। देखो सबसे पहले पता है क्या देखा करो, आपको पता है अल्फा बीटा गामा में, अल्फा बीटा में एक फर्क है कि बीटा में सिर्फ जेड चेंज होता है, जबकि अल्फा में दोनों चेंज होते हैं। तो सबसे पहले इसको देख के अल्फा का पता लगाओ। तो मुझे बताइए एक अल्फा में कितना होता है? एक अल्फा में 4 जाता है। तो 1 मिनट, 4 इंटू, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल n है, कितना चेंज आया? 226 माइनस 206, तो 4n। n कितना हुआ? 20। n कितना? 5। अब 5 अल्फा आ गए ना। तो अभी ना क्वेश्चन को ऐसे करो, जैसे रेडॉन है 88 और ऊपर 226। ओके, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? किसी x में। कितना अल्फा निकाल के? 5 2He4 निकाल के। जरा बताओ तो x में कितना? 10 की कमी हो जाएगी, तो दिस विल बी 78 और ऊपर 206। अब आपका x कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 78 206 से x कन्वर्ट हो रहा है लेड में। लेड कितना है? 82 206। अब मुझे बताइए कितना बढ़ाऊं, है ना? तो मुझे बताइए अगर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन कब बढ़ता है? जब बीटा माइनस डीके होता है। तो ये आपका +4 बीटा माइनस, 4 बढ़ा है तो 4 बीटा माइनस निकाल दो। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया ये तो, एक्सरसाइज 2। इसके बाद हम लोग 4 करेंगे ना, 4 वैसे अब समय नहीं बचा है, तो पहले हम लोग एक्सरसाइज मॉडर्न 2 का लेवल 2 कर देते हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ही बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर
कहां से? 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 9 में कुछ नहीं है, ये बस ये ध्यान रखना नंबर का ग्राफ है। तो एक बात बताइए, रेट ऑफ डिके ऑफ एक्स, रेट ऑफ डिके ऑफ एक्स क्या वो लैम्डा एन होता है? तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स भी, वाई भी, जिस रेट से वो डिके करके एक्स आएगा तो लैम्डा इंटू एन होगा। तो आपको पता है आपका एन का फंक्शन ई की पावर माइनस लैम्डा टी में है, तो ये एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। देखो 11th में आपको मानना पड़ेगा, लिख लो कि फ्रॉम ईच कंप्लीट रिएक्शन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में हर रिएक्शन जो है ना, दो मतलब दोनों का मतलब कंबाइन करने के बाद जो एनर्जी निकलेगी वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। ऐसा क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, आप एक्सरसाइज 4 में देखिए सब दिया रहता है। ठीक है, अपनी तरफ से आपको याद नहीं करना है, ये मैं लिखवा रहा हूं आपको क्वेश्चन में। कितना यूज करें आप? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दोनों रिएक्शन के थ्रू फ्रॉम दीज टू रिएक्शन। आप कर लोगे? मुझे लगता है आप लोगों ने नहीं किया है ना? किए हो? कहां तक किए हो? एक्सरसाइज 4 लेवल 1 तक किए हो ना? चलिए 4 लेवल 1 हम लोग डिस्कस कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th के बाद 12th। 12th ऐसे ही है? कौन सा? वो यूरेनियम वाला? वन मिनट 1 मिनट। लेवल 2 का कौन सा है? ये लेवल 2 है बेटा, लेवल 1 में है अभी अपन लोग, अभी लेवल 2 में पहुंचे कहाँ हैं? एक्सरसाइज लेवल 1 लेवल 2 कर लिया? लेवल 2 भी दिया था? लेवल 2 निकाल लीजिए। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चों ने शायद नहीं किया है, तो एक मिनट इधर देख लो। हम लोग एक्सरसाइज 4 लेवल 1 तक आ गए हैं, तो इधर देखिए एक्सरसाइज 2 लेवल 2 लिखो। एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 4 लेवल 1 लेवल 2। अब आप लोग मुझे बता दो आप लोगों को कब चाहिए इसकी क्लास, मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा इसके लिए। अगर मान लो हमारी रेगुलर क्लास आती है तब तो उसमें हम कर ही लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर रेगुलर क्लास नहीं आई तो आपको इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी। तो ये दोनों हम वहां पे डिस्कस करेंगे, लगभग आधा घंटे लगता है, आधा 1 घंटा। आप अगर मन से करोगे तो बहुत कम डाउट आएंगे, कुछ एक्सरसाइज 4 में एडवांस में आ सकता है क्योंकि वो थोड़े हैवी लेवल हो जाता है। तो एक बार मुझे रिप्लाई कर दो सभी कि ये आपका होमवर्क बचा हुआ है जो मुझे डिस्कस करना है मॉडर्न 2 का। एक मिनट पहले मैं आपको बता देता हूं, क्या हम इसको कल लगा सकते हैं? नहीं? चलो मैं आपको बता दूंगा इसकी क्लास कब आएगी। ओके, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, आपको आज से ही ये कंप्लीट करके रखना है, अगले वीक में कभी भी आ सकती है। और अगर याद रखना, अगर अपनी रेगुलर क्लास आई सपोज अगले वीक में, तो फिर आप उसमें क्लास में ले आना, इसको डिस्कशन कर देंगे। अदरवाइज मैं एक एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा। एवरीवन कंफर्टेबल? हाँ, क्योंकि शायद एरर का मुझे पार्ट अभी कंफर्मेशन आया नहीं है, अगर कंफर्मेशन आता है तो एरर का पार्ट मैं बता। ठीक है, तो फिर अगर मेरे पास आएगा तो फिर नेक्स्ट वीक में क्लास आएगी आएगी, तो फिर ये है ना। तो अभी जो 10 मिनट का बचा हुआ है वो मैं करा देता हूँ। 10 मिनट में कुछ खास चीज नहीं है। नेक्स्ट लिखे, एक सिंपल सा टॉपिक है कार्बन डेटिंग, पढ़ा होगा आपने? पढ़ा है क्या?
मैं बताता हूं आपको। देखिए, कार्बन डेटिंग, तो वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो सिंपल क्या होता है, कार्बन डेटिंग में जैसे हमारे कोई फॉसिल्स वगैरह हैं, उनकी एज डिफाइन करने के लिए, तो जैसे कोई लिविंग एनिमल है, वो डेड हो गया, तो जब वो डेड होगा उसके बाद से लेके आज तक कितना टाइम गुजर गया है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स की एज। एनिमल तो मर गया, या प्लांट है या जो भी चीज है, जिस समय पे वो खत्म हुआ उसके बाद से लेके आज तक कितना टाइम है, तो वो फॉसिल है। उसके बाद तो जीव नहीं है, वो फॉसिल है। तो उस फॉसिल की जो एज हम डिफाइन करते हैं कि आज तक उसको कितना टाइम हो गया। समझ गए? तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे फॉसिल्स हैं उसमें क्या होता है कि जब T=0, T=0 का मतलब जब वो फॉसिल बना था, तो उसमें ब्रीदिंग प्रोसेस या और जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 1:1 के रेशियो में रहता है। किस रेशियो में रहता है? 1:1। मतलब अगर ये N0 नंबर है तो इसके नंबर भी कितने रहते हैं? N0। अब पता है क्या होता है, बाय द टाइम, मान लीजिए एट एनी टाइम टी पर, पता है कार्बन 12 एज इट इज पड़ा रहता है। कौन एज इट इज पड़ा रहता है? कार्बन 12। लेकिन कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होता है ये? रेडियो एक्टिव। तो ये डीके करता है। तो इधर देखिएगा, डीके रिएक्शन क्या है, कार्बन C614 ये डीके करता है, नाइट्रोजन 714 बनाता है। बताओ कौन सा डीके, बीटा प्लस बीटा माइनस? हाँ, प्रोटॉन बढ़ रहा है, बीटा माइनस। बीटा माइनस के साथ कौन निकलता है? तो आपका कार्बन 14 कम होते जाएगा। तो बताइए आपका रेडियो एक्टिव कौन है? कार्बन 14। तो एक बात बताइए, आज की डेट में उसमें कार्बन 14 के नंबर कुछ n है, तो किसके? क्योंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, तो पहले दोनों N0 बराबर थे, लेकिन कार्बन 12 तो N0 ही बचा रहेगा, लेकिन कार्बन 14 डिके करता करते कुछ n बचा। तो एक बात बताइए, अगर आपको ये पता करना हो कि तब से लेके अब तक कितना समय गुजर गया, तो आप ऐसा करो, ये इक्वेशन लिखो कार्बन 14 पे। क्या लिखो? N=N0 e⁻ याद रखेगा, हमें पता है कि कार्बन जो डीके करता है उसकी हाफ लाइफ कितनी है, लगभग 5700 ईयर्स के आसपास। कितनी है? समझ गए? तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ इसके आसपास होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या पता है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब हमें लैम्डा पता है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे पता चल जाए कि आज कार्बन 14 कितना है और पहले कार्बन 14 कितना था, आज कार्बन 14 कितना है और पहले कितना था, तो हम टी निकाल लेंगे, कितना टाइम गुजर गया। यस और नो? और पता है इसको निकालने का तरीका, आज कार्बन 14 तो एन है, लेकिन पहले कार्बन 14 कितना था, जितना आज की डेट में कौन है? कार्बन 12। क्योंकि कार्बन 12 पहले भी उतना ही था और आज भी। तो हम लोग क्या करते हैं, आज की डेट में जो हमारे पास फॉसिल है ना, उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो निकाल लेते हैं। तो कार्बन 12 के नंबर तो एज इट इज N0 दे देते हैं, और ये कौन देता है? समझ में आई बात? तो N/N0 e⁻ λT लगा के हम निकाल लेते हैं। इसको हम लोग कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा नहीं, ये किससे आ जाएगा पता है? कार्बन 14 इनिशियल नंबर इज इक्वल टू कार्बन 12 एट दिस टाइम। समझ गए? और यहां पर ये क्या है? कार्बन 14 एट दिस टाइम। समझ में आता है? तो ये है कार्बन डेटिंग। तो किसी फॉसिल की एज डिसाइड करने के लिए आज के डेट में फॉसिल को उठाओ
और देखो उसमें कार्बन 14 कितना है, कार्बन 12 कितना है। कार्बन 12 हम क्यों देख रहे हैं, ताकि पता चल जाए कि पहले कार्बन 14 कितना था। तो आज की डेट में कार्बन 14 और कार्बन 12, तो कार्बन 12 एन नॉट दे देगा, कार्बन 14 एन दे देगा। लैम्डा आपको पता है, टी आप निकाल सकते हैं। दिस इज योर कार्बन डेटिंग। इसको नोट करिए। एंड एक लास्ट रिएक्शन लिख देता हूं मैं। यहां लिखा है कार्बन 12 एट दिस टाइम। ओके, एक लास्ट जो मैं लिख रहा हूं वो मैथमेटिकल क्वेश्चन है पूरा, उसमें सिर्फ थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह का पार्ट होता है। तो इंटीग्रेशन आपको करना आता है, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हो ना। तो बस अभी मैं इक्वेशन बना देता हूँ। वो इक्वेशन क्या है, आपको पता है ये जो नाइट्रोजन है ना, इधर देखिए, कार्बन 14 जो है वो नाइट्रोजन में बदला। फिर नाइट्रोजन है ना हायर एनर्जेटिक न्यूट्रॉन से एटमॉस्फेयर में ऊपर रिएक्शन करके वापस कार्बन 12 में क्या होता है, कार्बन 14 में वापस कन्वर्ट हो सकता है। हालांकि वो जानने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकल हो रहा है। क्या हो रहा है, रिसाइकल। नाइट्रोजन जो है एक हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन से रिएक्ट करके वापस उल्टा रिएक्शन भी परफॉर्म कर जाता है। लिख लिया सबने। ठीक है, एक सिंपल रिएक्शन क्या है हमारे पास, मिटा दूं ये। देखिए, एक कंडीशन क्या होती है कि जैसे हमारे पास ना एक एग्जांपल में दिया है कि मेरे पास एक्स न्यूक्लियाई है, इसके नंबर एन नॉट है एट टी इक्वल टू 0। इसके बाद क्लास है क्या आपकी। तो देखिए, ये यहां से किस में डिके करेगा, वाई में, और फिर ये किस में डिके करेगा, जेड में। ओके, तो मेरा जो एक्स है वो लैम्डा एक्स डिके कांस्टेंट से जा रहा है, और ये लैम्डा वाई डिके कांस्टेंट। तो मैं एक बार इक्वेशन बनाता हूं, कैसी इक्वेशन आएगी। तो मान लिया एट एनी टाइम टी पर ये मेरा एन एक्स है, ये मेरा एन वाई है, और ये एन जेड। ध्यान से समझना, पता है क्या हो रहा है, ये बना रहा है, फिर ये आगे जाके स्टेबल हो रहा है। तो मुझे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज माई डी एन एक्स बाई डी टी, तो क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज माइनस ऑफ लैम्डा एक्स एन एक्स। बस, ये तो डीके कर रहा है। तो क्या इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट मार चुके हो, इसको इंटीग्रेट करने पे आता है एन एक्स इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा एक्स टी। ओके, अच्छा एन एक्स आ गया। अब आप एन वाई पे चर्चा कर रहे हो, ध्यान से देखना, डी एन वाई बाई डी टी, डी एन वाई बाई डी टी कितना, आपको पता है कि y बन भी रहा है और डीके भी कर रहा है। व्हाट इज इट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन, लैम्डा एक्स एन एक्स। जिस रेट से ये जाएगा इस रेट से ये
बनेगा। और ये जा किस रेट से रहा है, एन वाई। बात समझ गए? तो यहां से मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, डी एन वाई बाई डी टी प्लस लैम्डा वाई एन वाई इक्वल्स टू लैम्डा एक्स एन एक्स। अच्छा बताओ, आपको पता है एन एक्स कितना है, बोलिए। अब पता है, मैंने बस ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किया, मैं यहां पे रोकूंगा, यहां से आपको रटना नहीं है। कितने लोगों को दिखता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एन वाई में, क्योंकि एन एक्स की वैल्यू तो ये है और ये दिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो क्या ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ई पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, यस और नो। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर इसको आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहां से आगे कुछ रटेंगे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहां से आगे कैसे मैथ्स में करते हैं वैसे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो एक बात बताइए, एन एक्स यहां से आ गया, एन वाई यहां से आएगा, एन वाई यहां से आएगा। तो अब आपको एन जेड चाहिए, तो पता क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। मुझे बताइए टोटल नंबर कितने, तो एन एक्स है कुछ, एन वाई है कुछ, एन जेड है कुछ, तो एन वाई यहां से निकलेगा एंड यू हैव वन मोर रिलेशन एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू एन नॉट। हालांकि पूछा नहीं जाएगा कभी भी इतना लेंदी, बट ये इक्वेशन लगा दो। एन एक्स आपको ये पता चल गया, एन वाई ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और ये एन जेड आ जाएगा। तो यहां एक बात ध्यान रखना, प्रॉपर्टी, आपका एन एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, एन वाई फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज होगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ऐसा क्यों, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और एन जेड लगातार बढ़ेगा। और लास्ट में पता है क्या बचेगा, सब खत्म होके जेड बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू एन नॉट। ओके, तो ये आपका मॉडर्न फिजिक्स है। अगर किसी को ये इंटीग्रेशन पूछना है तो मुझे बताना, ठीक है। और अदरवाइज ये ई पावर लैम्डा वाई डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परफेक्ट इंटीग्रल बन जाएगा। और जो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं वही करना पड़ेगा। ओके, तो अपनी जब भी नेक्स्ट क्लास आती है, आप लोग होमवर्क आज से ही करके खत्म कर देना, आज कल में उसको खत्म कर देना, वरना मैं फिर बीच में मुझे कोई क्लास लगानी होगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। नहीं, लैम्डा इक्विवेलेंट क्यों निकालेंगे हम, लैम्डा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तो हम तो x की बात करें तो x के लिए तो लैम्डा x ही रहेगा, y के लिए कुछ और आएगा, z के लिए कुछ और आएगा, तो लैम्डा इक्विवेलेंट यहां हम लोग नहीं निकालते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।